बड़ा सवाल और बड़ी बहस, क्योंकि पहली बार लाइव जुड़ रही है वो लड़की जिसने आशाराम और नारायण साईं, दोनों बहनों ने आशाराम और नारायण साईं पर लगाया है रेप का आरोप। हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं, हम पहचान के लिए उनका नाम नहीं बताएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ कोमल जी हैं जो कि आशाराम के फॉलोअर हैं, और राखी दुबे हैं जो कि एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कैसे आई आप आशाराम और नारायण साईं के संपर्क में? आप कैसे आई आशाराम और नारायण साईं के संपर्क में? हेलो जी बताइए, आप कैसे आई आशाराम और नारायण साईं के संपर्क में? हाँ, वो 1997 से लेकर 2007 तक मैं वहीं उसके आश्रम में रही थी। नहीं तो आप उनके संपर्क में कैसे आई? कैसे आपने आश्रम में जाना शुरू किया और कैसे वहाँ पे रहना शुरू किया? आपने किन कारणों से आप रहने लगी? वो बचपन से ही नहीं, वो बचपन से ही मम्मी पापा सबकी आस्था जुड़ी हुई थी, तो उस हिसाब से हम लोग भी जाते थे वहाँ पर, और ऐसे उनके संपर्क में आई। ऐसे करके बार बार बोलते थे और फिर मुझे आश्रम में बुला लिया। तो फिर कैसे शुरू हुआ यह अन्याय का सिलसिला आपके साथ? ये शुरू में तो ये सब की भनक भी नहीं थी मुझे कि भाई कैसे क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं। बस ईश्वर प्राप्ति के लिए अपना जीवन सुधारना है, इसलिए तुम आश्रम में आ जाओ। और मैं चली भी गई, लेकिन फिर वहाँ रहते रहते पता चला कि यहाँ तो सब ऐसा ही है। वहाँ पर हम 300 बहनें थी आश्रम के अंदर, और धीरे धीरे पता चला कि यहाँ तो ये सब कुकर्मबाजी रोज चलती है। जब भी वो अहमदाबाद आश्रम आते हैं तो ये सब चलता ही है ऐसे। तो जब आपको मालूम पड़ा तो आपने ये नहीं सोचा कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए? नहीं, मालूम पड़ते पड़ते बहुत देर हो चुकी थी। मैं 97 में गई तो ये 2001, तब तक तो मैं आश्रम में ही थी। फिर मुझे बोला गया वक्ता बनाएंगे तुमको, आगे बढ़ाएंगे, तुम ये करो वो करो, और इतना प्रलोभन। वहाँ घर पे थी तो मैं आश्रम चली गई, तो आश्रम से घर में कैसे आ सकती थी? वहाँ एक बार जो जा सकता है फिर अपनी मर्जी से निकल नहीं सकता। मैं जब 2007 में निकली तो वहाँ से भागकर निकली थी, और वो जो संचालिका है सबको पता है कि मैं वहाँ से भागकर निकली थी। वहाँ निकलना बहुत मुश्किल था। तो आपके साथ ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? मेरे साथ 2001 में इनका थोड़ा ऐसा बिहेवियर रहा, और मुझे फिर पता चला कि ये सब तो यहाँ पर तो ये ऐसा होता है। हमने तो क्या सोच कर गए थे कि इतने बड़े गुरु हैं जिन्होंने भगवान को पाया है, और हमको भी भगवान से मिलाएंगे देर सबेर। वहाँ जो भी लड़कियाँ रहती है, मेंटली उनका यही रहता है कि हमको भगवान मिलेंगे, बस गुरु जो कहे ऐसा करने से भगवान मिलेंगे। और वहाँ पर भी प्रवचन ये वो सारा गुरु के ऊपर ही होता है कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश है। तो हम लोग बस उसी ढंग से चलते थे, लेकिन हमारी श्रद्धा का दुरुपयोग। आपको ये सब बातें कब मालूम पड़ना शुरू हुई? किस सन में मालूम पड़ना शुरू हुई? जी 2001 से। और 2001 से पहले सब कुछ सामान्य था आश्रम के अंदर? जी मेरे साथ तो सामान्य था। मेरे साथ तो इतना वो कुछ नहीं था, सामान्य था। लेकिन और लड़कियों के साथ तो चला था। वो फिर मुझे बाद में पता चला, जब मेरे साथ हुआ उसके बाद, जब मैं इन चीज को ज्यादा देखने लगी कि ये मेरे साथ ही हुआ या और भी लड़कियां हैं, तो फिर आखिर में मुझे पता चला कि नहीं, ये तो रोज का सिलसिला है। दिन में कुछ और फिर बाद में वहाँ फार्म हाउस पे कुछ और होता था।
आपके बारे में हमेशा ये कहा जाता है, इतने पुराने आरोप हैं, नारायण साईं और आशाराम के समर्थक कहते हैं कि मनगढ़ंत आरोप है, आज तक ये दोनों बहनें कहाँ थी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत ही एक आम इंसान है, छोटे इंसान है, हमारी कोई इतनी बड़ी कोई पहचान या कोई वग नहीं। मैंने जो वहाँ पर देखा इतने सालों से कि कितने बड़े बड़े राजनेता, कितने बड़े बड़े लोग आते थे और वहाँ पर रिमांड रूम, लोगों को इस तरह से आश्रम के लोगों को रिमांड में लिया जाता था, ये सब देखकर कोई भी लड़की नहीं भूल सकती, क्योंकि जान सबको अपनी प्यारी होती है। और वहाँ पर मैंने ऐसा बहुत कुछ देखा हुआ है, तो मैं नहीं बोली, मैंने वापस आकर भाग कर आई। मैंने सोचा अब जो जिंदगी है मेरी, वहाँ तो मैंने बर्बाद की इतने साल जिंदगी, लेकिन अब घर पे मैं शांति से जीऊंगी अपना परिवार के साथ। इस संग से मैं वापस आ गई और वापस आकर भी अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन जोधपुर केस में उसके बाद मैं जब वापस आई 2007 में, उसके बाद मैंने पलट के देखा नहीं कि वो आश्रम क्या है, कभी मैं वहां पर नहीं गई। लेकिन ये जोधपुर कांड हुआ तो मुझे लगा अभी भी इतने सालों के बाद, ये 2013-2007 में मैंने छोड़ा, अभी भी उसका ये कुकर्म चालू है। और वहां देखा एक बार बेल नहीं मिली, दूसरी बार नहीं मिली, तीसरी बार नहीं मिली, तो मुझे लगा अब पाप का घड़ा भर चुका है। हमारे साथ जो हुआ मैं भूली नहीं थी, क्योंकि ये सब चीज भूलने से भूले ही नहीं चाहती। फिर हमने हमारे पति को कन्वर्स किया और भगवान की दया से वो भी हमारे समर्थन में रहे। उनकी भी यही इच्छा है कि नहीं, न्याय मिलना चाहिए, क्यों नहीं। और सबके सपोर्ट से फिर हमने एफआईआर करवाई, बोले। फिर हम दोनों ने मिलकर ये कदम उठाया। बिल्कुल, बहुत बहादुरी और साहस का कदम उठाया है। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कोमल जी हैं हमारे साथ, जो कि आशाराम की फॉलोअर है। कोमल जी, क्या कहेंगे आप बापू के करतूतों के बारे में? हाँ जी दीपक चौरसिया जी, मैं ये जो तथाकथित लड़की है उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जब 2001 में एज पर हर शी इज सेइंग कि मेरे साथ ये घटना घटती है, तो मैं पूरे दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि 2002 में इनकी छोटी बहन भी आश्रम में रहने के लिए आती हैं। तो जब इनकी 2002 में छोटी बहन आश्रम में रहने के लिए आती है तो ये उन्हें कभी मना नहीं करती। अगर उनको किसी बात का डर था कि आश्रम में धमकाया जाता है, मारा जाता है सच्चाई बोलने पर, तो कितने ही एक लड़की के पास ऐसे ऐसे चीजें होती हैं जिन्हें वो बोल दे कि आश्रम का माहौल अच्छा नहीं है, आश्रम में अच्छी शिक्षा नहीं होती है, तो अपना पढ़ाई में ध्यान दे, कुछ भी नहीं बोलती हैं ये। और उनको 2002 में इनकी छोटी बहन भी आती है, वो भी आश्रम में रहती है, वो भी आश्रम की प्रवक्ता बनती है और ये भी आश्रम की प्रवक्ता बनती है और हजारों लाखों शिष्यों को गुरुजी के अच्छे कार्यों के बारे में, गुरुजी से जुड़ने के बारे में, गुरुजी से सत्संग करने के बारे में प्रेरित करती हैं लोगों को। लेकिन जब आज बापूजी पे आरोप लगाया जाता है तो ये भी बापूजी के आरोप में सम्मिलित हो जाती हैं। लेकिन जब ये प्रवक्ता थी तब अपने ही मुख से गुरुदेव की अच्छाइयों का बयान, गुरु में शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, इसके करके लाखों लड़कियों को ये जोड़ती हैं। तो संचालक क्यों बनी रही है, क्यों नहीं इन्होंने इसका विरोध किया? अगर इनको धमकाया जा रहा था तो जो लड़की के साथ रेप होता है वो कभी उस बंदे की अच्छी बातें नहीं कहती हैं। कहीं ना कहीं उसके मन में कसक होती है, कहीं ना कहीं उसके मन में पीड़ा होती है। वो ये नहीं बोलेगी कि वो गुरुजी बड़े अच्छे हैं, वो तुम्हें परमात्मा प्राप्ति कराएंगे, वो तुम्हारा कहीं ना कहीं से बहुत क्या तुम्हें एक ऐसी उन्नति की स्थिति पे ले जाएंगे। जो तुम्हारा शारीरिक रूप से हनन करता है, कभी भी वो लड़की अगर फोर्स किया जाए तो वो कभी भी उसके अच्छाइयों का गुणगान नहीं करेगी। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि आश्रम में लड़कियां अनुष्ठान करने आती हैं और वापस जाती हैं, कोई भी उन पर पाबंदी नहीं होती। जिस तरह से मेरी बहन जी ने बोला है कि आश्रम में बंद करके पकड़कर उनको रखा जाता है, तो मैं बात को क्लियर करना चाहूंगी कि मैं खुद अहमदाबाद आश्रम में गई हूँ। मैंने 4 बारी अनुष्ठान किए हैं 15-15 दिन के, और वहां पर और भी लड़कियां आती हैं और किसी को भी किसी तरह से बंद करके नहीं रखा जाता है। खुली छूट होती है आश्रम में आने की, अनुष्ठान करने की। कोई ना कोई पीड़ाओं से कहीं से बंधन बनाकर नहीं रखा जाता है। साबरमती तट पर जो आश्रम है बड़े आराम से जाया जाता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कहती है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसी यातनाएं होती हैं। वहां पर जब इन्होंने देखा तो इनको पता चला कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसी यातनाएं होती हैं। तो वो लड़कियां आज जब ये कहती है इनके पास एनर्जी आई है, जो लड़की ने इल्जाम लगाए हैं, जोधपुर की लड़की ने इल्जाम लगाए हैं, तो इनके वो एक एनर्जेटिक, एक इनको इनर्शिया मिला है। तो उन लड़कियों को इनर्शिया नहीं मिल रहा है क्या? वो क्यों नहीं आ रही है सामने? वो भी आए और बापूजी पे इल्जाम लगाए। अगर उनके साथ शारीरिक प्रार्थनाएं हुई हैं, उनका रेप हुआ है, तो उनको भी आज सामने आना चाहिए। आज तो पूरा सारी जनता उनके साथ है, मीडिया उनके साथ है, कहीं ना कहीं सब कुछ उन्हें सपोर्ट मिलेगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो गुजरात की महिला अध्यक्ष हैं लीला बहन अंकोलिया ने
बूढ़े महिला आश्रम में हर एक लड़की से अलग अलग कमरे में बयान लिए हैं कि कहीं आसाराम बापू से आपको प्रताड़नाएं तो नहीं मिली हैं, कहीं आपका शारीरिक हनन तो नहीं हुआ है। और महिला आश्रम में 250 लड़कियों के अलग अलग बयान लिए गए हैं, जिनमें उन्होंने चाहा कि कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी मिले, कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिले, डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट मिले। परंतु 2 दिन के बाद महिला आयोग की लीला बहन अंकोलिया ने क्लीन चिट दी है महिला आश्रम को कि किसी भी महिला के साथ ऐसी प्रताड़ना नहीं होती थी। तो मैं एक बात कहीं ना कहीं इस संदेह को जताती है कि कुछ ना कुछ है, तभी हमारे महिला आश्रम को क्लीन चिट मिली है। अगर इन बहन की बातों में सच्चाई है तो जो 250 महिलाएं आश्रम में रहती हैं, सेवा करती हैं, अनुष्ठान करती हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवन को सुधार रही हैं, परमात्मा प्राप्ति के अपने अच्छे कार्य में लगी हुई हैं, उनकी बातों में भी सच्चाई है। मुझ जैसी 50 लाख युवतियां, यूथ, फीमेल यूथ आज बापूजी के साथ खड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं आज ही 50,000 लड़कियों को अपने साथ खड़ा कर सकती हूँ डिबेट में, जिन्होंने बापूजी के जीवन में आते ही उनका जीवन एकदम व्यसन मुक्त था, जो बिल्कुल व्यसन मुक्त था, आज इतने अच्छी जगह पर लगा है। मैं एक फ्लॉप थी, मैं हंसराज की टॉपर हूँ, आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर हूँ, और सिर्फ मेरा जो आज उत्थान हुआ है ये बापूजी के कारण ही जीवन में आने के लिए हुआ है। तो अगर इन बहन की बात में सच्चाई है तो मैं चाहती हूँ कि न्यायालय का फैसला आने तक हमें इंतजार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो शंका की ये आती है कि 2002 में जब इनकी बहन आई, इन्होंने आराम से उन्हें आने दिया और ये खुद भी संचालक बन के रहती रही, खुद भी सत्संग करती रही, बापूजी का गुणगान करती रही, लोगों को उनसे जोड़ती रही। अगर ऐसा कुछ था तो ये अपना कार्य रोकती और कहीं ना कहीं से आश्रम से निकलने की, अन्यथा अपनी बहन को आने तक का तो उनको नहीं करती है बिल्कुल। तो इनकी बातों में चलिए, मैं इसके आगे आपसे आर्गुमेंट नहीं